Hello everyone, welcome back to Manas Studies. Today we will start the power set. Correct? तो पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि सेट क्या है, सबसेट क्या है. आज टॉपिक है हमारा पावर सेट. सबसेट के बारे में काफी नॉलेज है हमें कि सबसेट दो टाइप के हैं, एक इम्प्रॉपर हो गया, एक प्रॉपर हो गया. करेक्ट? अब आज जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है पावर सेट. करेक्ट? चलिए आइए फिर पावर सेट में काम करते हैं. पावर सेट एक्चुअल में क्या है कि पावर सेट के लिए ना पहले हमारे पास एक सेट होना चाहिए. जैसे सपोज करो एक सेट है कैपिटल ए. डन. नाउ वी विल डिफाइन द पावर सेट ऑफ दैट कैपिटल ए. डन. तो ये डिपेंड करता है, पावर सेट डायरेक्टली नहीं आएगा. आपको फोकस करना है कि पावर सेट के लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए, एक सेट गिवन होना चाहिए, या आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सेट है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहानी. ठीक. तो पावर सेट ऑफ ए मींस सेट ऑफ all the subsets set of all the subsets of the set capital A. यानी पावर सेट ऑफ ए कहता हूं तो हमें क्या करना है, एक सेट फॉर्म करना है जिसके अंदर सारे के सारे क्या आएंगे, सबसेट आएंगे किसके, कैपिटल ए के. सिमिलरली अगर मैं पावर सेट ऑफ बी कहता हूं तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ कैपिटल बी एंड सो ऑन. करेक्ट? इतना समझ आ पा रहा है? बहुत अच्छे. चलो आ जाओ फिर जल्दी से. एक सेट उठा रहा हूं ए जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी तीन एलिमेंट हैं. तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा 5. पहला एलिमेंट कौन, 5. कल बात हुई थी हमारी सबसेट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको किसके पास जाना है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सबसेट के पास. तो वो कौन है, 5. ठीक है. उसके बाद सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी. करेक्ट? उसके बाद आप बात करेंगे डबल ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा सी. डन. नाउ लास्ट थिंग इज अबाउट ट्रिपलेट. तो ये कहानी क्लोज हुई. देखिए आपका इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना, करली ब्रैकेट के अंदर. इसका मतलब हमने क्या किया, एक नया सेट फॉर्म किया, एक नई चीज फॉर्म की है जिसमें हमारे पास क्या है, सारे के सारे सबसेट्स हैं किसी पर्टिकुलर सेट के. तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं पावर सेट. डन. इतना समझ आ गया सभी के, है ना? चलिए आगे मान लेते हैं. ठीक है, चलो जी. पावर सेट हमें समझ आ गया. अब इसमें इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो पावर सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. ठीक. नंबर 1, अगर मान लो आपके पास सेट 5 था ना, इसका पावर सेट ऑफ 5 भी क्या करेगा, 5 को कंटेन करेगा. यानी इसके अंदर एक एलिमेंट है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कौन है, 5 है. करेक्ट? सो पावर सेट ऑफ 5 क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है. ये क्या नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है. यानी कि हम ये कह सकते हैं ये नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट. डन. इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट नेवर बी एम्प्टी. यानी किसी भी सेट का जो पावर सेट होगा वो क्या नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा. डन. क्यों? क्योंकि आपका हमने सबसे स्मॉलेस्ट सेट यानी कि सबसे कम मेंबर जिसके पास होता है उसे उठा लिया हमने, जो है एम्प्टी सेट. उस एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट बना रहे हैं तो वो चीज भी आपका एम्प्टी नहीं आ रहा है, उसके पास भी एटलीस्ट 1 एलिमेंट है. क्लियर है? इतना समझ आ पा रहा है? चलिए यहां से एक फेमस सा क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि आपका इफ अ सेट A has n elements then how many elements power set of A has. यानी अगर आपका A में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होने चाहिए. ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ A में, उसकी बात हम करने जा रहे हैं. तो फोकस ये करना कि पावर सेट ऑफ A में किस तरह के एलिमेंट्स हैं. एक्चुअल में ये सबसेट है, और किसी सेट में अगर आपका n एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, इसके जो टोटल सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे जी, वो बनेंगे 2 to the power n. अगर इसके पास 2 to the power n सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर n. बड़ा सिंपल है. क्लियर है? यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ A will contain if elements in A is equal to n, then answer will be what, 2 to the power n. That is cardinality of PA is equal to 2 to the power n. यहां तक समझ आ रहा है? करेक्ट है? कंफर्म? हाँ जी. चलिए मान लिया कि आपको ये चीज समझ आ गई. तो पावर सेट से रिलेटेड ये कहानी होगी. अब देखो जल्दी से एक चीज समझना, पावर सेट ऑफ 5 अगर मैं बात करूं तो पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है ना. पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट होगा, कौन होगा, इटसेल्फ 5. ठीक. लेकिन अगर मैं पावर सेट ऑफ 5 की बात कर लूं
तो अब बताओ जरा, पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट के लिए कितने सबसेट बनते हैं? एक एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उसके पास दो सबसेट होते हैं, एक आपका एम्प्टी सेट और एक इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये किस किस को कंटेन करेगा? एक एम्प्टी सेट को और इस इटसेल्फ को। तो ये जरा फोकस करना है इस पर, यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। देन अगर पावर सेट ऑफ 5 की बात कर लें तो अब आप फाइंड कर पाएंगे शायद, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? अगर काम करेंगे इस पे, अदरवाइज नहीं हुआ तो आप बताएंगे ये चीज क्या है, ठीक? और एक चीज और, इतना होने के बाद आप बताएंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5 क्या होनी चाहिए? कार्डिनलिटी, करेक्ट? ठीक, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ये आपका होमवर्क है हमारे लिए, ठीक है? चलो यहां से तो समझ आ गया, पावर सेट क्लियर है। पावर सेट से रिलेटेड हमने जो पॉइंट्स पे बात करी, पहली चीज ये है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट नेवर बी एम्प्टी, है ना? क्यों? क्योंकि आपका सबसे कम एलिमेंट जिसमें है वो कौन है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पावर सेट जो है वो एम्प्टी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का पावर सेट क्या नहीं आएगा? एम्प्टी नहीं आएगा। तो एक बड़ी बेहतर चीज मिली हमें कि किसी भी सेट के लिए पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, हमें चेंज करना पड़ेगा मोमेंटम, ठीक है? चलो आ जाओ, सब बस यहां तक हो गया। तो इसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सबसेट हम पढ़ चुके हैं, तो एक सेट पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? जिस सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इट इज? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जो सुपर सेट है सबका। सुपर सेट मतलब है कि जिसके अंदर सबके सब एलिमेंट्स होंगे। देखो, अंडर कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी होगा। जैसे सपोज करो मैं बात करूं रियल नंबर की, रियल नंबर जो है यानी आर सुपर सेट है पूरे के पूरे नंबर सिस्टम के लिए, अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर्स, यानी कि बाकी सारा सिस्टम किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर नंबर सिस्टम इन केस ऑफ रियल ओनली, करेक्ट? कॉम्प्लेक्स के लिए बात अलग हो जाएगी, बात करेंगे बाद में, ठीक? चलो दूसरा अगर बात कर लिया जाए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है? सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जी। यूनिवर्सल सेट किसके लिए? सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे इंजीनियर्स के लिए और सारे टीचर्स के लिए। डन? क्योंकि देखो ये सारे के सारे एक्चुअल में कौन है? ह्यूमन बींग्स है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज द सुपर सेट ऑफ दीज। डन? तो यूनिवर्सल सेट क्या है? क्लियर है? डन है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पावर सेट हमें समझ आ गया शायद, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है हमारे पास जिसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। बेसिकली वेन डायग्राम, ठीक? तो वेन डायग्राम बताने जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए जी आ जाओ। आज का जो टॉपिक है अब वो है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है? तो वेन डायग्राम में क्या होता है ना, आपको दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इधर, है ना? एक स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा, यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर से, ठीक? ये स्ट्रक्चर आपको यूनिवर्सल सेट के लिए ही दिखाई देगा। सिर्फ किसके लिए यूज होगा? ये यूनिवर्सल सेट। और दूसरा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बाकी हर प्रकार के सेट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या है? द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। यानी किसी सेट को अगर हमने डायग्राम में दिखाना है तो उसको हम क्या कहेंगे? वेन डायग्राम कहेंगे, ठीक है? उससे हमें थोड़ा सा देखने में आसानी होती है और दूसरा सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। शायद आप जानते हैं इस बात को, है ना? हम पिक्चर वीडियोस इनको ज्यादा प्रीफर करते हैं सीखने के लिए, ठीक, रेदर देन बुक्स। तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो की गई मैथ्स में भी, है ना? चलो तो अब देखना जरा, इसमें मैं कुछ ऑपरेशंस बताऊंगा इससे रिलेटेड। वेन डायग्राम क्या है? क्लियर है? वेन डायग्राम क्या है? द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। डन? इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलरली स्क्वायर और रेक्टेंगल, और दूसरा सर्कल जो है बाकी सभी के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे पास, सेट ऑपरेशंस, उनकी बात करते हैं, ठीक? चलो आ जाओ। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। डन? तो नंबर एक है यूनियन, बहुत फेमस है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। आप इसको जानते हैं, है ना? पहले से जानते हैं, बस इसको हम थोड़ा सा ना याद कर लेते हैं वापस से कि चीज है क्या एक्चुअल में, है ना?
यूनियन का मतलब क्या है, देखो इसको अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बड़ी ही आसान है इसकी, ए यूनियन बी। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये किसको शो कर रहा है, यूनियन को शो कर रहा है, करेक्ट। ए यूनियन बी क्या होता है, यहाँ एक्स तरह के एलिमेंट आते हैं, और ये एक्स कौन है, ये एक्स जो है, ये वो एक्स है जो एक्स ए में हो और वो एक्स कहां हो, बी में हो। यानी इसके पास वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ए और बी में अगर एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में है, तो वो एलिमेंट आपका ए यूनियन बी में आ जाएगा, करेक्ट है। समझ आ रहा है इतना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ए अगर मैं उठाऊं एलिमेंट्स में 1 2 3 4, बी उठा लिया 2 4 6 8, करेक्ट। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर हम करने निकले तो यहां से क्या बनेगा, देखो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को देखो, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था सेट में के केस में आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, डिस्टिंक्टनेस चाहिए, है ना, एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। ए को आप 50 बार नहीं लिख पाएंगे, ए एंड सो ऑन। तो यहां भी यही सेम चीज फॉलो होती है। देखो 1 हमने लिख लिया है, 2 लिख लिया है, 3 4, पहले इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए। नाउ सेकंड में आए तो 2 और 4 तो सेम थे, अगेन वी डोंट नीड टू राइट, करेक्ट। नाउ अगले टर्म में आ जाओ, 6 और कौन, 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ये ए और बी के दोनों के हर एक एलिमेंट को कंटेन करेगा। बस याद रखना है, रिपीटेशन विल बी नॉट अलाउड, करेक्ट। चलो आ जाओ शाबाश। अब देखो जरा इसका वेन डायग्राम देखना, बड़ा खूबसूरत सा इसका वेन डायग्राम बनता है, देखिएगा। ये ए, ये बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये कौन है, यू है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। देखो इसके अंदर ही क्यों बनाए जाते हैं, उस पर पहले चर्चा कर लें थोड़ी सी, है ना। ये जो चीजें हैं, हम ये यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं जो रेक्टेंगल फॉर्म का है, इसके अंदर ही हम इन सर्कल्स को क्यों बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है सुपर सेट है। यानी हम मान के चल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज लाइक इंडिया, डन, भारत, और उसमें क्या करना है, बाकी सारे के सारे जो स्टेट हैं वो आपका उसके सबसेट की तरह काम करेंगे। तो भारत के अंदर ही बाकी के सारे लोग होंगे, उस चीज को हमें समझना है, यानी कि बाकी सारे स्टेट उसके अंदर है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही। अब देखो ए यूनियन बी कौन रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं उस एरिया को शेड करूं तो वो एरिया कुछ ऐसा है, ये है ए यूनियन बी, करेक्ट। ए से लेके बी तक की सारी कहानी, और फोकस ये करना है कि जो यूनियन वाला, सॉरी जो बीच में आपका कॉमन वाला पोर्शन है, ये वन एक बार ये आएगा, बस डन। चलो इतना समझ आ गया मेरे ख्याल से। अब आ जाओ नंबर 2 पर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इंटरसेक्शन, व्हाट इट इज, इंटरसेक्शन, डन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है ये एलिमेंट उठाता है लेकिन कॉमन एलिमेंट। अगर मैं बात कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये उन एलिमेंट्स को उठाएगा जो कॉमन है ए और बी में। अगर मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये उन एलिमेंट्स को उठाएगा जो कॉमन है ए बी और सी में, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ले लेना इसका। तो अब देखो जरा क्या है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये किसका है, ये इंटरसेक्शन का है, करेक्ट। लिखने में बार बार परेशानी है ना, देखो इतना याद रखना कि मैथ्स में जब भी हम पढ़ते हैं कोई चीज सिंबल आपका आता है तो ये सब आलस का कमाल है ना, बार बार लिखना पड़ता है। देखो इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिंपली किससे, एक सिंबल से, ठीक है। चलो वापस आओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा जरा, एक्स तरह के एलिमेंट होंगे और एक्स कहां बिलोंग करेगा, ए में एंड बी में। जरा यहां फोकस करना, ये मायने बड़े हैं इसके, एंड और, ठीक है। ये देखो एंड, और दूसरी चीज है हमारे पास और, ये दोनों इंग्लिश वालों की बात चल रही, ठीक है। और मतलब यहाँ पे इंग्लिश वाला और मतलब है अथवा। अगर हिंदी में बात कर लो ना इसकी, तो ये कौन है, अथवा है जी ये, ठीक है, अथवा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमारी क्लास में मेरे पास मान लिया 2 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई, ठीक। अगर मैं इनसे कह दूं कि आपका एक्स एंड वाई अगर दोनों आए, एक्स एंड वाई बोला हुआ है, एक्स एंड वाई दोनों अगर आते हैं तभी पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एब्सेंट हो गया, वाई आ गया तो पढ़ाना कैंसिल, वाई एब्सेंट हो गया, एक्स आ गया तब भी पढ़ाना कैंसिल, और दोनों एब्सेंट हो गए तब तो कुछ कर नहीं सकते, और दोनों आएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। यानी ये खेल ऐसा है जिसमें एक्स को भी आना पड़ेगा और
y को भी आना पड़ेगा। जैसे केस क्या है, अगर मान लो क्रिकेट आजकल चल ही रहा है ना, ठीक है, वर्ल्ड कप की खुमारी, तो उसी को ले आते थोड़ा सा। अगर मान लो बैट्समैन और जो रनर है उसके साथी जो है ना, तो रन कंप्लीट करना है तो दोनों को क्रीज क्या करनी पड़ेगी, छूनी पड़ेगी, है ना, दोनों को, ठीक है। अब अगर सपोज करो एक भी थोड़ा सा पीछे रह गया क्रीज से तो आउट हो जाएगा दूसरा वाला, तो रन कंप्लीट तो फिर भी नहीं हुआ, तो केस सेम है। यानी दोनों के दोनों को अगर मैं बात करूं एंड के केस में आपको दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा, एंड के केस में दोनों में होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, दिस एक्स शुड बी इन ए एंड बी, ये एक्स जो है ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। अगर एक जगह होगा दूसरे में नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं उठा रहा हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 2 4 6 8, सेम हो गया वैसे तो, पर a इंटरसेक्शन b की बात करूं तो हमें क्या करना है, देखो इस 1 को देखना है, ये 1 a में तो है बट b में नहीं है, तो ये वो बच्चा है जो आपका एब्सेंट हो गया था, तो दूसरे का भी मायने नहीं रखता मेरे लिए, ठीक है, तो ये आउट है। दूसरा उन बच्चों को पकड़ना है जो दोनों में है, तो यानी कि 2,4, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। करेक्ट, समझ आ पा रहा है इतना? चलिए जी, मान लिया समझ आ गया होगा। तो एंड मतलब है इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं, और का मतलब है यूनियन कहीं ना कहीं, ठीक है। पिछले वाले में अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, और यूज किया हुआ है, कहाँ गया जी, ये रहा, ठीक है। दोनों के मायने बड़े हैं, अगर यहाँ पे डाउट है कहीं तो वापस पूछेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया, डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इस पे वेन डायग्राम की बात करता हूँ, वेन डायग्राम आपको कैसा दिखाई देने वाला है इसका, ठीक है। चलो ये आ जाओ। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ खास सा दिखाई देगा आपको, वो कुछ ऐसा है, देखिए, ठीक, ये ए, ये बी, और ये जो चीज है ये यू, और इसमें जो ये शेड किया जा रहा है पोर्शन ये खास है, और ये खास पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। करेक्ट, समझ आ गया था? डन। तो ये चीज है आपका इंटरसेक्शन का मतलब एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम किस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, कैसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जो एलिमेंट कॉमन हो, किन में कॉमन हो, ए और बी दोनों में कॉमन होने चाहिए, ठीक है। चलो जी आ जाओ आगे बढ़े। नंबर थ्री थोड़ा सा आपका इनसे हटके है, तो बात करते हैं नंबर 3 की, ठीक है। नंबर 3 है डिफरेंस। नंबर 3 का नाम क्या है, डिफरेंस है जी, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात आएगी ना, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी या b माइनस ए, c माइनस डी, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, जो भी आपको बोलना है। तो लेकिन फोकस क्या करना है, a माइनस बी अगर आपने बोल दिया तो इसमें कौन एलिमेंट आने वाला है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इस तरह के एलिमेंट आने वाले x तरह के, और ये x वो हैं जो आपका a में तो है एंड x नॉट इन b, ये याद रखना। यानी ये वो x हैं जो a में होंगे बट किस में नहीं होंगे, b में होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं a माइनस b विल रिप्रेजेंट ऑल दोज एलिमेंट विच आर ओनली इन a नॉट इन b, ठीक है। यानी ये सिर्फ किसके एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, जो सिर्फ a में है b में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वही एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं 1 2 3 4, और इसमें दूसरा b जो है उसके पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का मतलब हो गया उन एलिमेंट्स को हटा दो a के, याद रखना b के पास कितना एलिमेंट है मायने नहीं रखता, लेकिन आपने क्या करना है, a के एलिमेंट्स को पकड़ना है और a के वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में नहीं है। करेक्ट, चलो आ जाओ फिर। 1 देखो, 1 बी में है क्या, नहीं है तो लिख देंगे हम। 2 बी में है, छोड़ो 2 को। 3 बी में है, नहीं है। 4 बी में है, नहीं है, सॉरी है। तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी। डजेंट मैटर कि b में कितने एलिमेंट हैं, हो सकता है b में इनफाइनाइट एलिमेंट हो फिलहाल के लिए। दूसरा अगर मैं b माइनस ए करना चाहूं, यहाँ पे b माइनस ए में कौन कौन आएगा, जल्दी से बोल दो कोई। 6, 8। इज इट कंफर्म, यस और नो? समझ आ रही इतनी कहानी, क्लियर है? चलो जी इतना समझ आ गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्लियर है हमें, ठीक है। a माइनस बी समझ आ गया, b माइनस ए समझ आ गया। अब इसका वेन डायग्राम देखो जरा, कितना खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो देखें फिर वेन डायग्राम देखते हैं इसका। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ लोग तो सजेस्ट कर चुके होंगे, कुछ बना भी चुके होंगे इसको, है ना, और कुछ को पहले से आता होगा, ठीक। हर कैटेगरी है हमारे पास।
तो ये ए है, ये बी है, और ये कौन वापस यू है। ये हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है इसमें से कुछ भी, ठीक है। चलो ए माइनस बी का मतलब कौन हो गया, ए माइनस बी मतलब हो गया ये जो पोर्शन आपको मैं शेड करके दे रहा हूं, ये हो गया ए माइनस बी। यानी ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी वही एलिमेंट जो आपका बी में नहीं है उनको हम किस में काउंट करते हैं, ए माइनस बी में काउंट करते हैं, ठीक है। ये कौन है, ए माइनस बी, ठीक। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए राइट वाले पोर्शन की बात कर लूं ना, ठीक है, ये इस पोर्शन की बात कर लो, देखो ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन, क्लियर है यहां तक। चलो जी, समझ आ गया होगा शायद, है ना, आ गया मान लो, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, जो अगला टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना है, आपने फोकस करो कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि यहां पे आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये सिंबल है सिमेट्रिक डिफरेंस का, इसके मायने ये हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट्स इट। इतना आसान है। देखिए यूनियन आप पहले से जानते हैं, ए माइनस बी आप पहले से जान रहे हैं, बी माइनस ए पहले से जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ नया नहीं किया। हमने क्या किया, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर दिया गया है, करेक्ट, ठीक। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम में आपको शो करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये a माइनस बी था और ये b माइनस ए था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये a है, ये b है और ये u है, ठीक है। ये कौन है, a माइनस बी, ये कौन है, b माइनस ए, बट दिस होल थिंग इज a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ये पूरी की पूरी चीज क्या है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b है। समझ आ रहा है इतना, करेक्ट है। चलो जी, और इसको हम कई और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को अगर आप वेन डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए यूनियन बी में से कौन गायब हो गया है, ए इंटरसेक्शन बी गायब हो गया है। यस और नो, डन। ये ऑब्जर्वेशन आपकी खुद की हो तो ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि यार आप अगर इसको खुद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ आ रहा है चीजें, हाँ है ना। चलो, तो ऑपरेशंस आपको कई हद तक समझ आ गए, ठीक। अब इसमें एक छोटी चीज और मैं बताऊंगा, ऐड करूंगा चीजों को। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, जैसे यूनियन बताया मैंने आपको। यूनियन में क्या खास बात है, देखिए यूनियन में आप समझ जाना इस चीज को, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ठीक। ये चीज आपको शायद शो हो रही है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, अगर मैंने ए कोई सेट है, देखो यू जब भी मैं बात करूंगा ना, यू मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। हमेशा यू कौन है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यू हमेशा ही यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपको ये फोकस करना है कि जब भी यू लिख दिया गया है तो गेम ओवर है, फिर उसके बाद बातचीत खत्म है, फिर, है ना। जैसे सपोज करो ए यूनियन यू, तो अब आपने ध्यान देना कि ए जो है सबसेट है किसका, यू का। क्यों, क्योंकि यू तो यूनिवर्सल सेट है, ए एनी सबसेट होगा यू का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जब यूनियन किया जाएगा तो हमें क्या करना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड यू। तो हमें पता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट एक्चुअल में यू के ही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये ए आपके पास 1 2 3 4 और बी जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, यानी बी इटसेल्फ। यस और नो, व्हाई, देखो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है, यानी ए अगर सबसेट है किसका, बी का, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा पूरा जो सेट मिल रहा है हमें वो क्या है, यूनिवर्सल सेट ही है। और ऐसे केस में याद रखना है, जब सबसेट और सुपरसेट का खेल होगा ना, यूनियन के केस में हमेशा कौन आएगा, सुपरसेट आएगा। अगर मैंने बोल दिया दिस इज सबसेट ऑफ दैट, तो आंसर जब यूनियन की बात आएगी तो ये जो आंसर है राइट वाला पोर्शन ये आ जाएगा, ठीक है। यानी सबसेट और सुपरसेट के खेल में हमेशा यूनियन के केस में कौन जीतता है, सुपरसेट जीतता है, जो कि आंसर क्या आएगा, यू आएगा। दूसरा केस जल्दी आ जाओ, ए यूनियन फाई कर दिया तो आंसर आपका क्या आएगा, ए। तीसरा केस आ जाओ, ए यूनियन ए कर दिया तो आंसर वापस क्या आएगा, ए। क्लियर है क्या, इतना समझ आ पा रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, उसी से रिलेटेड हमने बात कर ली है, ठीक, क्लियर। चलो अब उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं
इंटरसेक्शन पे, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन यू की बात कर लूं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ ए आएगा। कमाल ये है, क्यों? क्योंकि आपका अगर सपोज करो ए है 1 2 3 और बी है एन में सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, तो कॉमन एलिमेंट कौन है, बस 1 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज वापस कौन आ गई, ए इंटरसेक्शन बी किया आपने तो आपको क्या मिल गया वापस, आपको ए मिल गया। ठीक है, और अगर आपको ए मिल चुका है ना तो यही कहानी है। ठीक, समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन फाई कर ले तो आंसर क्या आएगा, फाई आ गया। ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि फाई जो है हर किसी का सबसेट होता है, और जब सबसेट और सुपरसेट का खेल होगा, यूनियन के केस में तो सुपरसेट जीतता है, पर इंटरसेक्शन के केस में कौन जीतेगा, सबसेट। डन, चलो आ जाओ। अगली चीज, ए इंटरसेक्शन ए करूं तो वापस से कौन आएगा, ए आ जाएगा। डन, यहां तक हमें समझ आ गया। सिमिलरली कुछ ऑब्जर्वेशन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद आप मुझे बताना कहां आपको प्रॉब्लम है। ठीक, एक छोटा सा टर्म और सीखना है यहाँ पे, इसको बात कर रहा हूं मैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट नाम से डिफाइन हो रहा है। देखो, तो जॉइंट नहीं है, जो आपका कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होने के लिए क्या कंडीशन है, कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना। हम बोलते हैं ना, जैसे इंसानों में भी हम कहते हैं कि इनके बीच कनेक्शन नहीं हो सकता, चीजें बात नहीं बन सकती। रीजन क्या है कि दोनों का माइंडसेट अलग अलग है ना, तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है जो लोग जो है बिल्कुल भी कॉमन चीजों को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं सिंपली, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर किसी दिन फाई आ गया ना तो समझ जाओ काम हो गया, है ना। ठीक है, मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आने का मतलब है ए और बी की बात नहीं बनने वाली जी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज 1 2 3 और B has 5 6 8, then A intersection B is equal to what, 5. So A and B are disjoint sets. Done. तो ये कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। समझ आ गया इतना, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम है यहां तक, शायद ना। चलो एक टॉपिक और, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बड़ा कमाल है, बहुत ही कमाल। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, जैसे मान लो मेरा कॉम्प्लीमेंट है तो मुझे छोड़ के बाकी सब, वो क्या कहलाएगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, मेरा नहीं मतलब सेट का। ठीक, चलो आ जाओ। जैसे सपोज करो ए कोई सेट है, तो ये सेट है तो इसका यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता होगा कुछ ना कुछ, कोई भी हो सकता है। जैसे सपोज करो मैं ये बात कर लूं, देखो ए कोई सेट उठा लिया मैंने 1 2 3, 1 2 3 से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है मैं ना। चलो, और दूसरा ये जो u है, u मान लिया हमारा 1 से लेके 10 तक है, तो ए डैश रिप्रेजेंट करता है किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को, या ए सी भी रिप्रेजेंट करता है इसको, आपकी मर्जी है। लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो कौन है, ए डैश है। ठीक है, ए सी कहीं पे दिखाई दे तो ए सी का मतलब वो नहीं जो घरों में है, ए सी का मतलब कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट, चलो जी आ जाओ, समझ आ गया शायद। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए आप हटा दो, यानी यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, कौन नहीं था, 1 2 3 के छोड़ के, यानी 4 5 6 7 8 9 10, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना, सिंपल। ये सुनो, ठीक है। अब इसी में मैं इसका वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, ये समझ आ जाएगा आपको जल्दी से। ये ए है, ठीक है, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं, ये ए कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला, और ये पूरी चीज कौन है, यू है। ठीक है, अब ये कैसे बाहर वाला मतलब शेडेड जो पोर्शन आपको दिखाई देगा वो ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, डन, करेक्ट है, समझ आ पा रहा है। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है यू में से उस सेट को आप माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे यू और उस सेट का, तो आपको क्या गेन होगा, कॉम्प्लीमेंट गेन होगा। डन, इतना समझ आ रहा है सभी को, क्लियर? चलिए जी, ये चीज आपका समझ आ गया, मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हम जानते हैं। तो यहां तक का आज आपने काम करना है, ऑपरेशंस पे सारे काम करना है। ठीक है, इससे पहले सारा का सारा रिवाइज करेंगे, फिर बात करेंगे कल कुछ क्वेश्चंस पर जो आपका पेपर में आते ही आते हैं। ठीक, यानी अब सेट थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है,
कुछ आपका फॉर्मूले रह गए, जैसे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पे काम करेंगे। और कुछ चीज बची होगी तो उस पे भी, और फिर उठाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक, चलिए फिर बने रहिए, मिलते ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।